आज की डेली ब्रीफ के एपिसोड में मैं हमेशा की जैसे आपके लिए दो बड़ी स्टोरीज लाया हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा एक एआई रिलेटेड स्टडी के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा कि लोग उसे यूज कैसे कर रहे हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे इंडिया की बिजनेस कंपटीशन लैंडस्केप कैसे बदल रही है। वेलकम टू द डेली ब्रीफ, जहां हम मार्केट्स की सबसे बड़ी स्टोरीज और ट्रेंड्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट रोहित अग्रवाला। आज है वेडनेसडे 19 फरवरी। आप हमें स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या किसी भी और प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। सब लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं हमारी पहली स्टोरी पर। हाल ही में एंथ्रोपिक ने लोगों के क्लॉड के साथ लाखों कॉन्वर्जेशन का स्टडी किया। उनका मकसद ये समझना था कि लोग एआई टूल्स कैसे यूज करते हैं और उनके रोज के काम का कितना हिस्सा एआई से होता है। ये खास इसलिए है क्योंकि अब तक हम एआई के काम पर इम्पैक्ट के बारे में सिर्फ अंदाज लगा रहे थे, लेकिन इतने बड़े स्केल पर डेटा नहीं था जो उन अजम्पशंस को कंफर्म कर सके। अब हमारे पास क्लियर एविडेंस है कि कौन एआई का ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, कैसे कर रहा है और किस फील्ड में कर रहा है। इस स्टडी में सबसे पहले ये पता चला कि इंफॉर्मेशन रिलेटेड काम करने वाले लोग एआई के प्राइमरी यूजर्स हैं। इसमें राइटिंग टास्क, कोडिंग और मैथमेटिकल जॉब शामिल है। असल में क्लाउड जैसे एआई टूल्स पर किया गया लगभग आधा काम इन्हीं एरियाज में होता है। अगर आप सोचें तो ये लॉजिकल है, क्योंकि एआई इंफॉर्मेशन से डील करता है। वो कोड लिखने या ठीक करने में मदद कर सकता है और टेक्स्ट को बहुत जल्दी प्रोसेस कर सकता है। वहीं जिनके काम में फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत होती है, जैसे कंस्ट्रक्शन या फिर हेल्थ केयर सपोर्ट, वो इसमें नजर ही नहीं आते। स्टडी का एक और पार्ट इनकम के मामले में एक स्वीट स्पॉट दिखाता है। जब हम लोगों की सैलरी को उनके एआई यूसेज से कंपेयर करते हैं, तो हमें दिखता है कि बेहतर कमाई वाले लोग जिन्हें 4 साल की बैचलर्स डिग्री चाहिए होती है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, एआई काफी यूज करते हैं। इन रोल्स में सैलरी अच्छी होती है, लगभग साल का 70,000 से $100,000 के बीच। इसके कॉन्ट्रास्ट में सबसे हाई लेवल प्रोफेशनल्स जैसे मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट एआई का उतना इस्तेमाल नहीं करते, शायद क्योंकि उनके फील्ड में स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और ह्यूमन एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। दूसरी तरफ लोअर वेज सर्विसेज जॉब्स अभी एआई का इतना इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि इनमें अक्सर फिजिकल टास्क होते हैं जिनको एआई संभाल नहीं सकता। एआई को काम में लाने के दो तरीके आम तौर पर दिखते हैं। कुछ लोग एआई को पूरा टास्क ऑटोमेटिकली करने देते हैं और कुछ लोग एआई को एक सोचने वाला पार्टनर समझकर यूज करते हैं। हैरानी की बात यह है कि लोग एआई के साथ काम करने, उससे बात करने, सजेशंस लेने और फिर फाइनल डिसीजन खुद लेने वाले तरीकों को ज्यादा फॉलो करते हैं। मतलब वो एआई को एक पार्टनर की तरह देखते हैं, ना कि पूरा रिप्लेसमेंट। जो 43% लोग एआई को पूरे काम करने देते हैं, वो ज्यादातर रेपिटेटिव या प्रेडिक्टेबल टास्क होते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट को रीफॉर्मेट करना या कोड में छोटी गलतियां ढूंढना, जिसमें क्रिएटिव जजमेंट्स की जरूरत कम होती है। सबको एक बड़ा सवाल सताता है, क्या एआई मेरा जॉब पूरा का पूरा ले लेगा? डेटा से कोई फाइनल जवाब तो नहीं मिलता, पर एक पैटर्न दिखाई देता है। ज्यादातर जॉब्स में एआई यूज होता है, लेकिन सिर्फ कुछ टास्क के लिए। आधे से ज्यादा जॉब्स में कम से कम 10% काम एआई को दिया जाता है, पर बहुत ही कम जॉब्स में लोग 75% से ज्यादा टास्क एआई को दे देते हैं। जितने लोग एआई पर काफी रिलाई करते भी हैं, उनके लिए एआई एक एड ऑन है, रिप्लेसमेंट नहीं। तो हो सकता है एआई पूरा जॉब ना छीन ले, बल्कि एक हेल्पफुल साइडकिक बन जाए जो आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दे। डेटा से ये भी पता चलता है कि एआई किन चीजों में सबसे बेहतर परफॉर्म करता है और कहाँ वो कमजोर पड़ता है। एआई टेक्स्ट पढ़ने, समझने, आइडियाज जनरेट करने, कोडिंग करने और कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी एफिशिएंट है। लेकिन जहां फिजिकल स्किल चाहिए, स्ट्रांग इमोशनल या सोशल कनेक्ट की जरूरत हो, या फिर एक अलग तरीके की लीडरशिप की डिमांड हो, वहां एआई अभी इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। इन लिमिटेशंस को समझना जरूरी है, क्योंकि चाहे एआई तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो अभी हर वो काम नहीं कर सकता जो इंसान कर सकता है, खासकर जहां हैंड्स ऑन इन्वॉल्वमेंट या इन डेप्थ इंटरपर्सनल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत हो। तो ये था ब्रॉड पिक्चर। अब हमारे पास एक्चुअल डेटा है, जिससे हम देख सकते हैं कि एआई कौन यूज कर रहा है, कौन से टास्क ऑटोमेट हो रहे हैं और कौन से अभी इंसानों के हाथों में हैं, और एआई कैसे लोगों की रोजाना की लाइफ में शामिल हो रहा है। कोडिंग और राइटिंग जैसे इंफॉर्मेशन बेस्ड काम अभी भी एआई के सबसे बड़े यूज केसेस हैं। हाई अर्नर्स जिनके पास स्पेशलाइज स्किल्स है, वो एआई काफी यूज करते हैं, लेकिन वेज स्पेक्ट्रम के सबसे ऊपर या सबसे नीचे वाले लोग कम ही एआई यूज करते हैं। आखिर में लोग एआई को ज्यादातर एक पार्टनर के रूप में ट्रीट कर रहे हैं, एक स्टैंडअलोन वर्कर के रूप में नहीं।
इसका मतलब है कि हम में से काफ़ी लोगों के लिए एआई पूरा जॉब लेने से ज़्यादा हमें स्मार्टर काम करने में मदद करने वाला टूल बनने के चांसेस है, ना कि कम काम करने का ज़रिया। अब चलते हैं हमारी दूसरी स्टोरी पर। नेक्स्ट स्टोरी में हम बात करते हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के एक नए ड्राफ्ट रेगुलेशन की, जिसके बारे में कई लोग सोचते हैं कि ये देश के कंपेटिटिव लैंडस्केप को बदल सकता है। इसकी इंपॉर्टेंस समझने के लिए जल्दी से देख लेते हैं कि सीसीआई करती क्या है। ये इंडिया की अथॉरिटी है जो बिजनेस प्रैक्टिसेस पर नजर रखती है, ताकि कोई एक कंपनी मार्केट पर अनजस्टिफाइबली डोमिनेट ना करे और कंज्यूमर्स या छोटी कंपनीज को नुकसान ना हो किसी एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर की वजह से। इस पूरी डिस्कशन के बीच एक इकोनॉमिक थ्योरी का आइडिया है जिसे परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं। परफेक्टली कंपेटिटिव वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज होती हैं, सब एफिशिएंटली काम करते हैं और कंज्यूमर्स को पता होता है कि वो किस चीज के लिए पे कर रहे हैं। रियल लाइफ में मार्केट्स कभी इतने परफेक्ट नहीं होते और कंपनीज कभी कभी ऐसी पार हासिल कर लेते हैं जो फेयर कंपटीशन से आगे निकल जाती है। इसीलिए लोग कई बार नोबेल प्राइज विनिंग इकोनॉमिस्ट फेडरिक ए हाइक के राइटिंग का जिक्र करते हैं, जिन्होंने आर्ग्यू किया था कि परफेक्ट कंपटीशन का कॉन्सेप्ट, जहां सब कुछ फ्रिक्शनलेस होता है, एक्चुअल कंपटीशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। रियल वर्ल्ड में सबसे जरूरी चीज ये देखना है कि कोई फर्म अपनी डोमिनेंस का मिसयूज तो नहीं कर रही। सिर्फ डोमिनेंट होना इलीगल नहीं है। हो सकता है कंपनी इसलिए ग्रो करे क्योंकि उसके प्रोडक्ट्स बेहतर है, या उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर सस्ता है, या फिर उसके पास ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज है। परेशानी तब शुरू होती है जब वो अपनी माइट यूज करके कॉम्पिटिटर्स को नुकसान पहुंचाती है और मार्केट रूल्स को अपने फेवर में बेंड करती है। एक कॉमन एग्जाम्पल है जब बिजनेसेस मिलकर कार्टेल बना लेते हैं और प्राइसेस फिक्स करके कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाते हैं। इसको स्पॉट करना और कोर्ट में प्रूव करना आसान होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कस्टमर्स के लिए कॉस्ट बढ़ा देता है। लेकिन एक और ज्यादा कंफ्यूजिंग प्रैक्टिस है प्रेडिटरी प्राइसिंग, जहां एक फर्म अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज इतने कम दाम पर बेचती है कि वो कॉस्ट से भी नीचे चले जाती है, सिर्फ इसीलिए ताकि कंपेटिटर्स को मार्केट से बाहर कर दे। शॉर्ट रन में कस्टमर्स को ये अच्छा लगता है क्योंकि प्राइसेस बहुत कम होते हैं, पर लॉन्ग रन में छोटे कंपेटिटर सर्वाइव नहीं कर पाते और बंद हो जाते हैं, जिसके बाद बड़ा प्लेयर अपनी मर्जी से प्राइसेस फिर बढ़ा सकता है और अपने पहले लॉसेस को ऑफसेट कर सकता है। इसका एक मशहूर एग्जाम्पल तब देखा गया जब Amazon और diapers.com के बीच प्राइस वॉर चली। Amazon ने डायपर के दाम बहुत गिरा दिए। diapers.com के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो इतने ही कम दाम पर बेचे बिना ह्यूज लॉसेस उठाए, तो वो Amazon की रिलेंटलेस प्राइसिंग से हार गई और आखिर में Amazon ने उसे खरीद लिया। उसके बाद डायपर्स के दाम फिर बढ़ गए। प्रेडेटरी प्राइसिंग जैसे इश्यूज को टैकल करने के लिए सीसीआई ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें ये ज्यादा क्लियरली डिफाइन करने की कोशिश की गई है कि सेलिंग बिलो कॉस्ट का मतलब क्या है। इस रेगुलेशन में कॉस्ट को मेजर करने के अलग अलग तरीके समझाए गए हैं, जैसे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज इंक्रीमेंटल कॉस्ट और एवरेज अवॉइडेबल कॉस्ट। इन सब से सीसीआई को थियोरेटिकली ये हेल्प मिलनी चाहिए कि वो एंटी कंपेटिटिव बिहेवियर को आसानी से स्पॉट कर सके। फिर भी ये प्रूव करना कि एक कंपनी का इरादा कॉम्पिटिटर्स को ड्राइव आउट करने का था, इतना आसान नहीं है। कोई भी फर्म खुलकर नहीं बोलेगी कि वो राइवल्स को मार गिराना चाहती है। वो कस्टमर एक्विजिशन या मार्केट पेनिट्रेशन जैसे लैंग्वेज यूज करते हैं अपने कम प्राइजेस को जस्टिफाई करने के लिए। रेगुलेटर्स को डॉक्यूमेंट्स, मैसेजेस और दूसरी क्लूज से ही सबूत जोड़ना पड़ता है। ऊपर से जो एक इंसान को प्रेडेटरी लगता है, दूसरे को एग्रेसिव पर फेयर कंपटीशन भी लग सकता है। उबर या जोमैटो जैसे बिजनेसेस अक्सर शुरू में कम दाम रखते हैं ताकि ज्यादा कस्टमर्स उनके प्लेटफॉर्म पर आए। क्या ये एक क्लेवर ग्रोथ स्ट्रैटेजी है या कुछ ज्यादा ही डेंजरस? कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि डिजिटल एज में प्रेडेटरी प्राइसिंग उतना बड़ा रिस्क नहीं है जितना पहले सोचा जाता था। एक फर्म जो बहुत देर तक कॉस्ट से नीचे बेचेगी, वो कॉम्पिटिटर से ज्यादा पैसे खुद ही लूज करेगी, जब तक उसके पास पूरी श्योरिटी ना हो कि वो बाद में अपने लॉसेस रिकवर कर लेगी। और अगर इंडस्ट्री फास्ट मूविंग हो तो जैसे ही प्राइसेस बढ़ेंगे, नए प्लेयर्स मार्केट में जल्द ही आ सकते हैं। इसीलिए पुराने राइवल्स को हटाने का फायदा लंबा नहीं टिकता। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि चाहे ये रेयर हो या मुश्किल हो प्रूव करना, फिर भी अगर ये अनचेक्ड रहा तो इकोनॉमी की कंपेटिटिव स्पिरिट को नुकसान पहुंचा सकता है। सीसीआई का ये नया रेगुलेशन क्लैरिटी लाने की कोशिश करता है, पर हो सकता है मार्केट पर इसका ड्रामेटिक इंपैक्ट ना हो। बड़ी कंपनीज अपनी लो प्राइसिंग को एक नॉर्मल बिजनेस प्लान बताने में एक्सपर्ट है और रेगुलेटर्स अक्सर एक्शन लेने में पहले हिचकिचाते हैं।
डिजिटल वर्ल्ड बहुत तेज इवॉल्व हो रहा है, तो हो सकता है ट्रेडिशनल डेफिनेशंस ऑफ कॉस्ट से लोगों के मॉडर्न प्राइसिंग टैक्टिक्स पकड़ना मुश्किल हो। इन रीजंस की वजह से ये ड्राफ्ट रेगुलेशन एक आगे का स्टेप जरूर है, लेकिन शायद प्रेडिटरी प्राइसिंग को स्पॉट और स्टॉप करने के चैलेंजेस को पूरी तरह सॉल्व ना कर पाए। तो ये थी आज की स्टोरीज। अब चलते हैं टिडबिट्स पर। पहला, टाटा कैपिटल 15,000 करोड़ रुपीस रेस करने जा रहा है ग्रीन बॉन्ड्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या एनसीडीज के जरिए, जिसमें 10,000 करोड़ रुपीस स्पेसिफिकली ग्रीन बॉन्ड्स के लिए रखा गया है और 5,000 करोड़ रुपीस सिक्योर्ड रिडीमेबल एनसीडीज के थ्रू। ये सब उसके मैंडेटरी आईपीओ की तैयारी के तौर पर हो रहा है, जिसे कंपनी को सितंबर 2025 तक लॉन्च करना है आरबीआई की अपर लेयर एनबीएफसी क्लासिफिकेशन के बाद। दूसरा, इंडिया का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट जनवरी 2025 में बढ़कर 22.99 बिलियन डॉलर्स पर पहुंच गया, जो कि इकोनॉमिस्ट के 22.35 बिलियन डॉलर्स वाले प्रोजेक्शन से ज्यादा है। एक्सपोर्ट्स गिरकर 36.43 बिलियन डॉलर्स रह गए, जो दिसंबर के 38.01 बिलियन डॉलर से और पिछले साल के 37.32 बिलियन डॉलर से कम है। वहीं इंपोर्ट्स बढ़कर 59.42 बिलियन डॉलर्स हो गए, जबकि जनवरी 2024 में ये 53.88 बिलियन डॉलर्स थे। फाइनली, एनटीपीसी अगले 20 सालों में 30 गीगावाट न्यूक्लियर पार्क कैपेसिटी बिल्ड करने का प्लान कर रहा है, जो उसकी इनिशियल 10 गीगावाट टारगेट से 3 गुना ज्यादा है। गवर्नमेंट ने जब से न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के लिए खोला है, तब से ये एक्सपेंशन और रेलेवेंट हो गया है। इस एक्सपेंशन के लिए 62 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, जो इंडिया के 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी और 2030 तक 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल पावर के गोल से अलाइन करता है। फिलहाल इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी 8 गीगावाट्स है, जिसे सिर्फ एनपीसीआईएल ही ऑपरेट करता है, और एनपीसीआईएल का प्लान है इसे 2032 तक 20 गीगावाट तक ले जाना। तो ये थी आज की बड़ी स्टोरीज। मैं हूँ रोहित अग्रवाला और ये था द डेली ब्रीफ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले एपिसोड में।